हम जलवायु विज्ञान वाली यूनिट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक जो आपका दे रखा है वो दे रखा है ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट किसको बोलते हैं? पहले तो बजट किसको बोलते हैं? जैसे मनुष्य के जेब का बजट होता है, जो मानव के जेब का बजट होता है, यानी कितना वो कमाता है और कितना खर्च करता है, तो ये क्या उसका बजट होता है, उसको बजट में रहकर ही काम करना रहता है। तो उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, यानी जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है और पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा कितनी खर्च की जाती है ऊष्मा, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा बजट। तो यानी कितनी तो आ रही है और कितनी खर्च कर रहे हैं, तो ये होती है ऊष्मा बजट। तो हम ऊष्मा बजट देखें तो पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो है आपका 51%, और वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है वो है 48%। ये हमारा सूर्य से आने वाली ऊष्मा को यदि हम 100 इकाई माने, तो उसमें से जो 35 इकाइयां हैं वो प्रकीर्णन और परावर्तन के रूप में खर्च हो जाती हैं। 6% तो प्रकीर्णन द्वारा, और 27 इकाइयां हैं वो बादल द्वारा और हिम क्षेत्रों द्वारा 2 इकाइयां खर्च कर ली जाती हैं। यानी उसमें से जो 100 इकाइयां आ रही हैं उसमें से 35 इकाइयां हैं वो परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा खर्च हो रही हैं। वो किस प्रकार हो रही हैं? प्रकीर्णन द्वारा तो 6 इकाइयां, और बादलों द्वारा 27, और हिम क्षेत्रों द्वारा जो परावर्तन हो रहा है वो 2 इकाइयों का हो रहा है। शेष अब 100 में से 35 गए तो कितने बच गए? 65। जो 65 इकाइयां हैं उसमें से जो 14 इकाइयां हैं वो वायुमंडल की गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, यानी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। फिर उसमें से कितनी बची? अब जब 65 में से 14 गए तो 51 इकाइयां बची, और 51 इकाइयों में से विसरित दिव्य प्रकाश के रूप में 17 इकाइयां और 34 इकाइयां प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त होती हैं। यानी 70% तो विसरित दिव्य प्रकाश के रूप में और 34 इकाइयां प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पृथ्वी सतह पर 51 इकाइयां पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती हैं। अब ये तो हो गई आने वाली बात। अब बजट तभी बनेगा जब जाने वाली बात भी हो जाएगी। तो जो जितनी ऊष्मा आई है 51%, उतनी ऊष्मा क्या है खर्च होगी। वो कैसे होगी कि पार्थिव विकिरण बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा जो विकिरण निकलते हैं दीर्घ तरंगों के रूप में, उनको बोलते हैं हम पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी सतह द्वारा खर्च 51 इकाइयां, वो किस प्रकार हैं? तो 19 इकाइयां हैं वो संघनन के रूप में खर्च होती हैं। 51 में से 19 इकाइयां किस प्रकार खर्च होती हैं? संघनन के रूप में। और जो 9 इकाइयां हैं वो विक्षोभ व संवहन के रूप में खर्च होती हैं। बची हुई 23 इकाइयां पृथ्वी से विकृत होती हैं, उसमें से 6 इकाइयां प्रभावी विकिरण के रूप में और 17 इकाइयां अंतरिक्ष में छोड़ दी जाती हैं। तो ये था हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना है? 51%, और वायुमंडल का ऊष्मा बजट है वो कितना है? 48%। तो ये था हमारा ऊष्मा बजट। अब हम आगे बात करेंगे ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार होता है, और ऊर्जा संतुलन है वो किस प्रकार होती है। जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो कई माध्यमों से होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ऊर्जा पहुंचती है वो किस प्रकार पहुंचती है। तो पहला है चालन। चालन में क्या होता है? परत दर परत ऊष्मा में गति होती है, संचरण होता है। परत दर परत ऊष्मा में गति या संचरण कैसे होती है कि जैसे आप लोहे की छड़ को गर्म करेंगे, ये आपकी लोहे की छड़ है, इसको आप गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो इस सिरे पर यदि आप आग लगाते हैं और इस सिरे को आपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो महसूस होगा इस सिरे पर कि छड़ गर्म हो रही है। तो इसमें क्या है? परत दर परत ऊष्मा की गति या संचरण होता है। तो अब भूगोल में क्या होता है कि धरातल के संपर्क में जो वायु है सर्वाधिक
चालन से गर्म होती है, यानी जो धरातल के संपर्क में जो वायु है वो क्या है, गर्म होती है। किस प्रकार से, चालन द्वारा। फिर है संवहन। संवहन ये केवल तरल व गैसीय रूप में होता है और ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। तरल व गैसीय के रूप में कैसे होता है, आपने भगोनी में उबलते हुए पानी को देखा होगा, तो पानी में क्या है, बुदबुदे से उठते हैं, वो क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप में गति होती है, तो वो क्या है, पानी क्या हुआ, तरल। तो ये संवहन की प्रक्रिया क्या है, केवल तरल और गैसीय रूप में होती है और ऊर्ध्वाधर रूप में होती है। विषुवतरेखीय भागों में गर्म होकर ऊपर उठना, यानी हवा है, ये विषुवतरेखीय भागों में गर्म होकर और ऊपर उठती है संवहनीय धाराओं के रूप में। फिर है अभिवहन, ये यानी क्षैतिज प्रवाह है हवा का। शीतोष्णकटिबंधीय भागों में दैनिक मौसमी परिवर्तन व मौसमी विभिन्नता, यानी हवा क्या है, क्षैतिज गति करती है, तो जो मौसमी और ये क्या है, तापमान के संतुलन बनाने में सहायक होती है। फिर है विकिरण। विकिरण में क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और सूर्य से जो ऊष्मा आती है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक, वो लघु तरंगीय सौर विकिरण के रूप में हमको प्राप्त होती है। फिर है रुद्धोष्म प्रक्रिया, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया या एडियाबैटिक प्रक्रिया किसको बोलते हैं, कि वायु का संपीड़न तथा प्रसार, यानी वायु जब ऊपर उठती है, तो वायु जब ऊपर उठती है तो उसका क्या है, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो उसका प्रसार होता है। जब प्रसार होता है तो उसमें क्या है, वो ठंडी होती है, तो ये होता है एडियाबैटिक। और संपीड़न, संपीड़न क्या है, जब वायु ऊपर से नीचे उतरती है तो सिकुड़ती है, सिकुड़ती होती है तो वो गर्म होती है। इसमें क्या है, सतह का प्रभाव नहीं होता। अब शुष्क रुद्धोष्म दर होती है, वो कितनी होती है, उसका मान कितना होता है, 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्र रुद्धोष्म दर का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस। एनाबैटिक हवा और कैटाबैटिक हवा किसको बोलते हैं, यानी कोई पर्वत है, पर्वत पर कोई हवा चढ़ रही है तो उसको बोलेंगे हम एनाबैटिक। और किसी ढाल के सहारे, पर्वत के ढाल के सहारे कोई हवा उतर रही है तो उसको हम भूगोल की भाषा में बोलते हैं कैटाबैटिक। ये था आपका ऊर्जा का स्थानांतरण। अब है ऊष्मा का संतुलन, यानी हीट बैलेंस। यानी हमारी पृथ्वी पर विषुवतरेखीय भागों पर, विषुवतरेखीय भाग अधिक गर्म है तथा ध्रुवीय भाग ठंडे हैं, तो इनका जो ये संतुलन है ये किस प्रकार होता है, तो ये आपकी पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा, ये ध्रुव और ये भी ध्रुव, तो जो 40 डिग्री से 40 डिग्री का भाग है, इसमें क्या है, ये ऊष्मा अधिशेष क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, तापमान अधिक रहता है। और जो 40 से 90 तक का भाग है दोनों गोलार्धों में, इसमें क्या है, ऊष्मा की कमी रहती है या ऊर्जा न्यून ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मा अधिशेष क्षेत्र होता है वो 0 से 40 डिग्री सेल्सियस, 0 से 40 डिग्री तक होता है दोनों गोलार्धों में। एंड का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तरी, और एस का मतलब साउथ, साउथ का मतलब यानी दक्षिण, तो ये दोनों गोलार्धों में। न्यून ऊर्जा का क्षेत्र है वो 40 डिग्री से 90 डिग्री तक है, एन व एस दोनों, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों में। सर्वाधिक न्यून ऊर्जा का क्षेत्र है वो 80 से 90 डिग्री है दोनों गोलार्धों में। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक न्यून ऊर्जा का क्षेत्र है। दक्षिणी गोलार्ध में न्यून ऊर्जा का क्षेत्र क्यों है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो वहां क्या है, महासागरीय जो धाराएं वो संतुलन नहीं कर पाती, वहां केवल पवनें ही संतुलित कर पाती हैं, तो उस प्रकार वहां क्या है, अधिक न्यून ऊर्जा का क्षेत्र है। इसमें कारण दे भी रखा है, अंटार्कटिका महाद्वीप होने से ऊष्मा संतुलन केवल पवनों द्वारा होता है। अब ऊष्मा संतुलन का कार्य क्या है, कौन कौन कार्य करता है, पवनों द्वारा 75% और महासागरीय जलधाराओं
द्वारा 25%। यानी जो पवनें चलती हैं विश्व भर, हमारे वर्ष भर सनातनी पवनें, प्रचलित पवनें, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, ये क्या है, ऊष्मा संतुलन का कार्य करती हैं। ये क्या है, इसमें जो योगदान रहता है ऊष्मा संतुलन का वो 75% रहता है। ऊष्मा संतुलन में 75% रहता है, जबकि महासागरीय जो जलधाराएं हैं, महासागरीय जलधाराओं का 25% रहता है। अब उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जो धाराएं आती हैं, या उच्च अक्षांशों में जो धाराएं जन्म लेती हैं और फिर वो निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं, तो वो ठंडी जलधाराएं रहती हैं। और विषुवतरेखीय भाग से जो जलधाराएं हैं वो उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, तो वो गर्म जलधारा के रूप में जाती हैं। तो इस प्रकार क्या है, ऊष्मा का संतुलन रहता है। ये हमारा ऊष्मा संतुलन वाले टॉपिक का हमने रिवीजन किया था। ये आपका रिवीजन चल रहा है सभी टॉपिकों का, तो हमने रिवीजन किया था, ये रिवीजन बैच चल रहा है। अब ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द भूगोल क्लासेज। इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के मानचित्र हैं भूगोल के, जिनसे आपको भूगोल को समझने में आसानी होगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।